भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय के गलियारों से एक कहानी। रचनाकार शब्दों के माध्यम से, पात्रों के माध्यम से व्यक्ति की मनोदशा को इतनी सुंदरता से अभिव्यक्त करता है कि आप कई बार उसमें अपना और समाज का प्रतिबिंब देख सकते हैं। रेत के टीले में भी लेखिका सोमावीरा ने गौरी के मनोभावों के माध्यम से हर उस स्त्री को, उस लड़की की दुविधाओं को स्वर देने की कोशिश की है जो सामाजिक दबावों के चलते सबकी बातें सुनती है, नहीं सुनती तो बस अपने ही मन की बात। इस घुटन और असमंजस के कारण वो कभी भी अपना जीवन उन्मुक्त भाव से नहीं जी पाती। इसलिए यही कहा जा सकता है कि वास्तव में यदि हम स्त्री को उसकी स्वतंत्रता, उसका सम्मान देना चाहते हैं तो महिला सशक्तिकरण व समानता की दुहाई देने की बजाय व्यक्तिगत व पारिवारिक स्तर पर एक अनूठी पहल करके मिसाल बने, समाज को संदेश दें। गौरी की चेतना जागी। सहसा उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही ना हुआ। किसका घर है ये? किसकी है ये सुखद शैया? गौरी घबराकर उठने ही लगी थी कि तभी किसी ने कोमल स्वर में कहा, अरे नहीं नहीं, आप उठिए मत। गौरी ने मुड़कर देखा, कौन है ये शख्स? हे भगवान, ये कहाँ पहुंची हूँ मैं? युवक मुस्कुरा उठा। अरे, आपने पहचाना नहीं मुझे? मैं रविंद्र हूँ, विनोद का बड़ा भाई। भ्रमित सी गौरी ने इधर उधर देखा। सहसा उसकी स्मृति लौट आई। मुस्कान दबा वो सिर तक चादर तान लेटी रही। रविंद्र हंसने लगा। मेरे से लगता है बोलेंगी नहीं आप। अच्छा, तो मैं विनोद को ही भेजता हूँ। गौरी के जीवन में एक नए अध्याय का आरंभ हुआ। उस दिन वो फिर उसी पुरानी बात को ले विनोद की माँ से झगड़ बैठी। बोली, मुझे लौटाने के लिए ये लोग अवश्य जबरदस्ती करेंगे माँ। अरे, काहे की जबरदस्ती करेंगे? कहने को तो विनोद की माँ ने कह दिया, परंतु फिर सोच में पड़ गई। सच ही तो है, किसी की वधू को वो भला कैसे रोक सकती हैं? गौरी विधवा है, उसके माँ नहीं, पिता नहीं। दरिद्र भाई ने किशोरी बहन का हाथ योग्य वर को सौंप दिया था। विधाता ने वर छीन लिया। इधर पुत्र के मनोभावों से भी वो अनभिज्ञ नहीं। आजकल के लड़के हठ ठान ले तो फिर कुछ सुनते ही नहीं, परंतु वो नहीं चाहती कि एक विधवा से। देखिए, मेरी बात मान लीजिए माँ, नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर में आपको मुझे भर्ती कराना ही होगा। इसमें भला दोष ही क्या है माँ? फिर वहाँ लौट जाने से बचने का कोई और उपाय भी तो नहीं। विनोद की माँ की आंखों से टपाटप आंसू गिरने लगे। चली जाएगी गौरी? नहीं, रविंद्र भला कैसे सहेगा ये सब? आज गौरी के जाने का दिन है। कई दिन ठहर ठहर कर आज वो अवश्य चली जाएगी। रविंद्र की मौन वाणी अब मूक न रह सके। गौरी सिर झुकाए सुनती रही। सहसा अपनी दृष्टि उठा मधुर वाणी से बोल उठी, रवि, अपने छोटे से जीवन में मैंने असीम स्नेह पाया है। उसी के भार से झुकी चली जा रही हूँ, पर अब और अधिक संभाल न सकूंगी। तुम मुझे भूल जाओ रवि। मैं जानती हूँ प्रयत्न करने पर तुम सफल हो जाओगे। परंतु रविंद्र प्रयत्न करना चाहे तब ना। हठी बालक के समान मचल कर उसने कहा, और यदि मैं ना भूल सका तो? भूल जाओगे रवि, कैसे नहीं भूलोगे? मन की पीड़ा मन में ही छिपाए रवि पिता के कक्ष में गया। पीठ पीछे खड़े हो बोला, डैडी, वो विनोद के लिए एक मास्टर की जरूरत थी ना, गौरी ही पढ़ा दिया करे उसे। क्या गौरी? पर वो तो आज जा रही है ना? जी, परंतु यदि घर में ही उसे कोई काम मिल जाए तो। पुत्र के आरक्त हो उठे मुख पर पिता का ध्यान गया और उसके अधूरे टूटे फूटे वाक्य पर भी, किंतु केवल संदेह पर ही किसी बात को खोद डालना उन्हें तनिक भी उचित न लगा। बोले, हाँ, ठीक है, अपनी माँ से कहो वो जो ठीक समझे वो करे। रविंद्र सिर झुकाकर लौट आया। मानो पिता के सफल गृहस्थ जीवन की कुंजी यही है, माँ जो चाहे सो करे, वो कभी कुछ नहीं बोलेंगे। जाने का समय आ पहुंचा।
शंभू तांगा ले आया। गौरी ने नीचे झुककर उसके पैरों की धूली अपने माथे पर लगा ली। तभी विनोद भागा भागा वहां आ पहुंचा। उसके आंचल का छोर पकड़ वो बोला, दीदी दीदी कहाँ जा रही हो तुम? गौरी ने स्नेह से उसका माथा चूम लिया और बोली, कहीं नहीं जा रही हूँ रे, मैं शाम को लौट आऊंगी। विनोद, छोटा है तो क्या, अनजान तो नहीं। बोला, तब फिर अपना सामान क्यों संग लिए जा रही हो? नहीं दीदी, मैं भी तुम्हारे संग ही चलूंगा। छी, ऐसे नहीं कहते विनोद। क्यों नहीं कहते दीदी? पिताजी से मुझे डर लगता है, भैया अपने कमरे में जाने नहीं देते। तुम चली जाओगी तो कौन मुझे प्यार करेगा दीदी? कौन कहानी सुनाएगा? कौन मेरे संग खेलेगा? नहीं दीदी, तुम मत जाओ ना। उसके गले में अपने दोनों हाथ डाल विनोद फूट फूट कर रो पड़ा। सभी भी लाइब्रेरी में गृह स्वामी किसी पुस्तक में उलझे बैठे थे। पुत्र का वो मर्मांतक क्रंदन सुन चौंक उठे। उनके हाथ से पुस्तक छूट पड़ी। वे लपक कर उसी ओर चल दिए। फाटक पर पहुंचते ही वहां के दृश्य को देख वे स्तंभित रह गए। उस नन्हे से शिशु के वक्ष में अपना मुख छिपाए गौरी खड़ी थी। उनके कुछ पूछने से पहले ही गृहिणी बोल उठी, देखो तो जी इस पाजी लड़के को, वो बेचारी जाने को खड़ी है और ये किसी भी तरह उसे छोड़ता ही नहीं। मन की करुणा कहीं प्रकट न हो जाए, इस डर से अनावश्यक रोष से गरज उठे वो। अरे तो उसे जाने की जरूरत ही क्या है? तुम्हारे घर में 10 नौकर पल रहे हैं, एक कोने में एक अनाथ बालिका नहीं पड़ी रह सकती क्या? गृहिणी अत्यंत विस्मित हो बोल उठी, और सुनो, न जाने न समझे यूं ही बिगड़ने लगते हैं। कितना तो मना किया है मैंने इसे, अब स्वयं ही हट करके जा रही है तो। उन्हें सच में ही अब क्रोध आ गया। बोले, हट? बालकों की भी कोई हट होती है क्या? आज तुम्हारा रविंद्र परदेश में जाने का हट करने लगे तो तुम उसे जाने दोगी क्या? पीछे खड़े निष्प्राण रविंद्र के नैनों में चमक सी लौट आई। फिर उसी दिन संध्या को गौरी ने विनोद से पूछा, वीनू, मैंने तो तुझे कच्ची इमली बीनने को भेजा था, फिर तुझे कैसे पता चल गया कि मैं जा रही हूँ? विनोद रुष्ट होकर बोला, दीदी आजकल कहीं इमली होती भी है, तब भी मैं खोज रहा था, पर फिर तब भैया आए और बोले, वीनू तू यहाँ ये सब चुन रहा है और उधर तेरी दीदी जा रही है। मैंने कहा, नहीं भैया झूठ बोलते हो, दीदी मुझसे कहीं भी ना जा ही नहीं सकती। तब फिर वो बोले, ठीक है मत मान मेरी बात। तो फिर मैंने कहा, जाएंगी कैसे, मैं रोक नहीं लूंगा उन्हें। अच्छा दीदी, तुम चोरी चोरी क्यों जा रही थी? प्रश्न का उत्तर न दे गौरी ने हंसकर विनोद के गाल खींच लिए। जस्टिस राधाकांत अपने कमरे में घूमने वाली इस लड़की से आज तक अनभिज्ञ से ही थे। रात्रि को भोजन पर बैठे तो उन्होंने अपने छोटे से बेटे के अशेष स्नेह की उस पात्री को ध्यान से देखा। उसके कुछ झुके हुए मुख पर निदारुण शोक की स्पष्ट सी छाया पा फाइलों मिसलों में उलझा रहने वाला उनका मन चौंक कर जाग उठा। तभी उन्हें सवेरे की बात याद हो आई। उन्होंने दृष्टि उठा मेज के दूसरे कोने पर बैठे अपने बड़े बेटे का मुख देखा और बोले, गौरी बेटा। इस अनपेक्षित आवाहन को सुन वो चौंक उठी और बोली, जी पिताजी। बेटी के मधुर स्नेह से वंचित पिता ये मधुर बोल सुन विगलित हो बोल उठे, देखो बेटा, विनोद अब बड़ा हो गया है, यदि तुम्हें अवकाश मिले तो कभी उसे पढ़ा दिया करो। नन्हे विनोद को ये बात बड़ी भली लगी। ताली बजा बोल उठा, जी पापा, ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं दीदी से ही पढ़ा करूँगा। ठीक है ना दीदी? गौरी ने मुस्कुराकर केवल सिर हिला दिया। दिन पंख लगाकर उड़ने लगे, पर गौरी ने एक बात लक्ष्य की, रविंद्र अब उसके सामने नहीं आता। संयोगवश कभी सामना हो भी जाए तो वो झट से अन्यत्र खिसक जाता है। और गौरी मन ही मन इस बात से प्रसन्न है कि चलो रविंद्र को अक्ल तो आई। एक दिन गौरी और विनोद रेत के घर बना रहे थे कि तभी रविंद्र वहां पहुंचा और उनकी देखा देखी वो भी घर बनाने लगा। बड़े यत्न से रविंद्र ने रेत का एक टीला बनाया, परंतु जैसे ही उसने अपना पैर बाहर खींचा वो टीला ढह गया। और ये देख गौरी खिलखिलाकर हंसने लगी। हंसी सुनते ही समीप ही लता कुंज की ओट में बैठे जस्टिस राधाकांत का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने पुस्तक पर से सिर उठाकर सुना। रविंद्र खींच कर कह रहा था, गौरी हंसती क्यों हो? उत्तर में गौरी की हंसी और भी बढ़ गई। सहसा रविंद्र गंभीर हो उठा और मंद स्वर से बोला, जिस ढहते टीले की तुम हंसी उड़ा रही हो गौरी, उसी टीले पर तो तुम भी बैठी हो। रेत के टीले कब तक बनाओगी? कब तक तुम आंखें बंद किए बैठी रहोगी? गौरी की हंसी थम गई। विस्मित हो बोली, मैं तुम्हारी बात समझी नहीं। कहो समझना ही नहीं चाहती,
कब से तो समझा रहा हूँ तुम्हें। तुम्हारी आत्मवंचना, देह जलाने तपाने का ये गौरव, ये अश्रुओं के बांध, ये दुख के मंडराते बादल, ये सभी तो रेतीले टीले हैं। बार बार इन्हें बनाती हो और बार बार ही बिगाड़ती हो, और उन्हीं के साथ साथ अपना जीवन भी नष्ट कर देना। बस करो रवि, बस करो। अधीर क्यों होती हो? कभी तो पूरी बात सुन लिया करो गौरी। विस्मित हो विनोद पर दृष्टि पड़ते ही वो बोला, अरे विनोद, जरा मेरे लिए एक पान तो लाना। नहीं विनोद, तुम कहीं मत जाओ, मैं लेकर आती हूँ। ये कह गौरी झटपट वहाँ से चल दी। राधाकांत जी टहलते हुए तभी वहाँ पहुँचे। इधर गौरी मन ही मन अनेक युक्ति तर्कों की आवृत्ति करती इसी ओर चली आ रही थी। उन्हें देखते ही सकपका गई। गौरी को अनदेखा कर वो बोले, हो पान, भाई हम भी एक खाएंगे, देना बेटी। फिर वे पूर्ण मनोयोग से विनोद का किला देखने में जुट गए और बोले, भाई वाह, तुमने तो बहुत बढ़िया किला बनाया है, पर इसमें गैराज तो बनाया ही नहीं। अपनी मोटर बग्घी कहाँ रखोगे? देखिए ना पापा, आप ना बताते तो ये तो रह ही जाता। दीदी तो भूल ही गई थी। भाई तुम्हारी दीदी को याद ही कहाँ रहता है कुछ। अच्छा विनोद, एक बात बताओ, यदि तुम्हारी गाड़ी का एक पहिया टूट जाए तो क्या गाड़ी को बेकार समझकर कूड़े पर डाल दोगे? वाह पापा, ऐसे क्यों करूंगा, उसमें दूसरा पहिया नहीं लगा लूंगा। शाबाश विनोद, बिल्कुल सही कहा तुमने, यही मैं भी कहता हूँ, और मंगल में प्रभु भी यही चाहते हैं। देखो, फूल झड़ जाता है तो उसकी जगह नई कली खिला देते हैं वो। अपनी बनाई जीवन गाड़ी के एक पहिए के अकस्मात टूट जाने पर दूसरे पहिए को भटकते देख उनकी आंखों में भी आंसू भर जाते हैं। पापा, इस बात का क्या मतलब हुआ? नहीं समझे तुम? अच्छा तो अपनी दीदी से समझ लो, मुझे जरा काम है। और ये कहकर वो मुड़ गए। दीदी बताओ ना, इस बात का क्या मतलब हुआ? सहसा रविंद्र हंस पड़ा, बोला, अरे वीनू, तुम्हारी दीदी क्या बताएगी इसका मतलब? उसकी समझ में तो स्वयं नहीं आता, जब तक मार नहीं खाएगी ना। गौरी चिढ़ गई, बोली, मारेगा कौन? कौन मारेगा मुझे? तुम? क्यों, क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं? इतना? सहसा गौरी का समस्त विद्रोह गल कर बह गया। हंसी दबाते हुए वो बोली, तुम्हें तनिक सा भी अधिकार नहीं है। अच्छा जी, तो देखना अभी 4 दिन बाद। और ये सुन गौरी की झुकी पलकों पर हास खिल गया। अभी आपने सुनी कहानी रेत के टीले। लेखिका थी सोमा वीरा, वाचन था सविता शर्मा का, कंपेयर थी तपस्या, कार्यक्रम सहायक योगेश्वर सिंह सुनीर और निर्मात्री रंगोली श्रीवास्तव। अपनी राय और सुझाव हम तक पहुंचाने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है archives@prasarbharati.gov.in। तब तक के लिए नमस्कार।